नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर हंसा शर्मा। आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का समाज शास्त्र का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप में हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, जो औद्योगिकरण है वो किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि समाज में जो उद्योगों की स्थापना हुई थी वो एक लंबे समय, जब हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी तब हमारे यहाँ उद्योगों की शुरुआत हुई थी। पहले यहाँ कोई किसी प्रकार का उद्योग नहीं हुआ करता था। हथकरघा उद्योग सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तो यहाँ पर कुछ ऐसी विशेषताएं पाई गई हमारे देश में जिसकी वजह से औद्योगिकरण की स्थापना हुई है। तो औद्योगिकरण कहते किसे हैं? अत्यधिक मात्रा में उद्योगों की स्थापना जब होती है तो हम उसे क्या नाम देते हैं? औद्योगिकरण कहते हैं। उद्योगों का तीव्र गति से बढ़ना। अब उसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या सामाजिक जीवन में बदलाव आया है? और क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारतीय व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में उद्योगों की स्थापना हुई और औद्योगिकरण आया? तो आइए हम कुछ देखते हैं कि औद्योगिकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार से भारत में औद्योगिकरण की स्थापना हुई। तो ये जो औद्योगिकरण है वो कैसी एक प्रक्रिया है? ये एक आर्थिक प्रक्रिया है। आर्थिक प्रक्रिया से तात्पर्य होता है कि इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक मुनाफा, लाभ, हानि की व्यवस्था होती है और इसकी वजह से एक आम जनजीवन, एक आम व्यक्ति क्या करता है? अर्थोपार्जन करता है, आजीविका चलाता है। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई? आर्थिक प्रक्रिया है। फिर है इसमें नवीन उद्योगों की स्थापना होना। विभिन्न प्रकार के जो नवीन उद्योग है वो कैसे, कब लगाए गए थे, क्यों लगाए गए थे, ये सब हम औद्योगिकरण में पढ़ रहे हैं। तो जो विभिन्न उद्योग है उनकी स्थापना की गई थी औद्योगिकरण के माध्यम से। और साथ ही साथ इसमें बाजार में प्रवेश की एक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम बाजार में प्रवेश करते हैं। जब हम उद्योगों की स्थापना कर लेते हैं तो अपने माल का अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए हम क्या करते हैं? एक बाजार की तलाश करते हैं और फिर बाजार में प्रवेश करते हैं। और यही कारण था कि जो अंग्रेज थे वहां पर सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। और औद्योगिक क्रांति की वजह से जब उन्होंने अत्यधिक मात्रा में अपने यहाँ पर उत्पादन किया, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पादित की, तो उसको खपाने के लिए उनको एक ऐसे बाजार की जरूरत पड़ी जिससे वो अपने माल का ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सके। तो भारत की उन्होंने खोज की और भारत के अलावा अन्य देशों की उन्होंने खोज की। और इसी प्रकार से उनको कच्चा माल जो उपलब्ध हो सकता था, ऐसे देशों की उनको ज़रूरत थी, तो भारत भी उनमें से एक था। तो भारत की खोज उन्होंने की और यहाँ से कच्चे माल को उन्होंने प्राप्त किया और उसको तैयार किया और तैयार करके वो लेके आए भारत में ही। यहीं के सामान को ले जा करके और यहीं पर तैयार करके बेचा गया, जिससे हमारी वस्तुओं को हमें अधिक मूल्य दे करके प्राप्त करना पड़ा। तो बाजार में प्रवेश की एक प्रक्रिया है औद्योगिकरण। फिर आता है पूंजी को गहनता और व्यापकता प्रदान करना। पूंजी को गहनता और व्यापकता प्रदान करने की एक ये प्रक्रिया है। इसमें महत्वपूर्ण बात पूंजी होती है कि जो पूंजी हमारे पास होगी उसमें वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उसमें विस्तार होता जाएगा, पूंजी में कमी नहीं आएगी। यही हमारा औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। फिर है भारत में औद्योगिकरण जब शुरू हुआ था तो क्या क्या कारण रहे इसके पीछे। महत्वपूर्ण हम कारण की बात करें कि औद्योगिकरण शुरू होने के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, तो हम पहली बात करते हैं कि 1850 ईस्वी में भारत में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत मानी जाती है। और उसके बाद में भारत में क्या हुआ था कि भारत में प्रथम संगठित आधुनिक उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बंबई में की गई थी सबसे पहले संगठित उद्योग की स्थापना। ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि सबसे पहले औद्योगिकरण की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1850 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। उसके बाद में देखिए, जो पहली सूती मिल वस्त्र, पहली सूती वस्त्र मिल जो लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी? वो देखिए 1855 में रिश्रा, पश्चिम बंगाल में। बंगाल में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी 1855 में। फिर है कि भारत में क्यों लगाई गई थी? क्योंकि भारत में
लाभ की संभावनाएं ज्यादा थी। क्या कारण था भारत में औद्योगिकरण आने का? भारत एक ऐसी जगह थी जहां पर अधिक से अधिक मुनाफा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो कच्चा माल था, रॉ मटेरियल, वो ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो सकता था। कच्चे माल को तैयार करना और तैयार माल की उपलब्धता, कच्चा माल और तैयार माल दोनों की उपलब्धता यहाँ पर थी, इसीलिए भारत में औद्योगिकरण का विकास हो गया और सस्ता श्रम यहाँ पर आराम से उपलब्ध हो जाता था। यहाँ के जो श्रमिक थे वो बहुत कम पैसों में ही कार्य करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि भारत में गरीबी थी, इस वजह से सस्ता श्रम है जो यहाँ पर उपलब्ध था। और अगली बात जो है वो पूंजी निवेश की अनुकूल दशाएं। यहाँ पर जो पूंजी निवेश अर्थात हम यहाँ पर उद्योग लगा सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ की जो दशाएं थी, जहाँ यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी? अनुकूल परिस्थितियाँ थी, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग आराम से संचालित किया जा सकता था। और 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र जूट उद्योगों की स्थापना की गई थी। शुरुआती दौर पर जो यहाँ पर वस्त्र मिलें लगाई गई थी, फिर जूट उद्योग की स्थापना यहाँ पर की गई थी 19वीं शताब्दी में। और फिर उसके बाद में 20वीं शताब्दी में यहाँ पर चीनी, सीमेंट जैसे भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों की स्थापना हो गई। शुरुआत में विदेशी कंपनियों ने यहाँ पर कपड़ा मिल की स्थापना की, लेकिन बाद में कालांतर में चल करके यहाँ पर भारतीय स्वामित्व के जो अधिक लोग थे भारतीय स्वामित्व के, उन्होंने चीनी, सीमेंट जैसे भारतीय कारखाने खोले और यहाँ पर उद्योगों की स्थापना की थी आगे चल करके। फिर है इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो हमारे औद्योगिकरण आया भारत में, तो इसका क्या क्या प्रभाव रहा भारतीय व्यवस्था, समाज की व्यवस्था पर? तो देखिए, एक संशक्तिशील राज्य की स्थापना हो गई थी, जिसकी एक सामान्य भाषा और संस्कृति होती है। एक ऐसा राज्य बन गया, अपने आप में संगठित राज्य, जिसकी अपनी एक भाषा, हिंदी भाषा यहाँ की राजभाषा है, तो अपनी एक भाषा हुई और साथ ही साथ अपनी एक संस्कृति, जिसका अपना अलग ही पहनावा, तौर तरीका, रहन सहन, खान पान, अर्थात विविधता में एकता जिसे हम कह सकते हैं, इस प्रकार की एक संस्कृति की स्थापना हुई औद्योगिकरण की वजह से भारत में। फिर है उत्पादन का व्यापारीकरण हो गया और जीवन निर्वाह है, अर्थव्यवस्था की समाप्ति हो गई। जो उत्पादन थे, जो भी प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे थे, उन सब का व्यापारीकरण होने लगा, उनसे से ज़्यादा मुनाफा कमाने के प्रयास किए जाने लगे। और पहले जो एक जीवन निर्वाह वाली अर्थव्यवस्था चल रही थी, अर्थात सिर्फ एक व्यक्ति अपनी आजीविका कमा करके ही अपना गुजारा कर रहा था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, तो अब उसमें बदलाव आया और अब व्यक्ति थोड़ा सा लाभ कमाने के बारे में सोचने लगा, अर्थात पूंजीवाद को बढ़ावा मिलने लगा। और खेती पर निर्भरता और श्रमिकों के अनुपात में क्या आई? गिरावट आई। खेती पर निर्भरता, बहुत ज़्यादा खेती पर निर्भरता पहले थी, लोग पहले कृषि करके ही अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा? अब लोग उद्योगों में लगने लगे और वहां से मुनाफा कमाने लगे, और कुछ लोगों ने अपने उद्योग शुरू किए, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ने लगी। साथ ही साथ जो श्रमिक थे, क्योंकि मशीनें आ चुकी थी, तो श्रमिकों के अनुपात में क्या हुआ? गिरावट आने लगी। पहले बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक हाथों से कार्य करते थे, लेकिन अब वही कार्य मशीनों के माध्यम से कम समय में अधिकता के रूप में किया जाने लगा, बहुलता के रूप में कार्य किया जाने लगा, जिससे श्रमिकों की संख्या के अनुपात में क्या हुई? गिरावट आने लगी। फिर नगरीकरण को बढ़ावा मिला। उद्योगीकरण की स्थापना से क्या प्रभाव हुआ कि जितने उद्योग लगने लगे, उसकी वजह से लोग पलायन करने लगे, अपने शहरों को छोड़कर, अपने गांवों को छोड़ करके और शहरों को छोड़ करके उद्योगों की ओर बढ़ने लगे। जहां उद्योग लगाए गए थे, तो वहां पर तो जनसंख्या की सघनता हो गई और अपने जो गांव थे वो खाली हो गए, और नगरों, जो छोटे छोटे शहर थे, वो किस में बदल गए? नगरों में बदल गए। तो नगरीकरण को बढ़ावा मिलने लगा और साथ ही साथ मशीनी उत्पादन की प्रधानता होने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग होने लगा और मशीनों की उत्पादनता में वृद्धि होने लगी, मशीनों की प्रधानता में वृद्धि होने लगी, और लोग मशीनों का उपयोग करने लगे अपने हर कार्य के लिए, जिसकी वजह से जो हस्तनिर्मित वस्तुएं हैं, कुटीर उद्योग है, उनका ह्रास होने लगा, उनमें कमी आने लगी और श्रमिकों के अनुपात में भी गिरावट आने लगी। फिर है जनता को मताधिकार का अधिकार और दल पर
आधारित राजनीति की स्थापना होने लगी। जनता को मताधिकार के लिए जागरूकता मिलने लगी कि उनका जो वोट होता है, वोट महत्वपूर्ण होता है, तो उनको मताधिकार का जो अधिकार था वो प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से जनता में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत हुई और साथ ही साथ जो दल पर आधारित राजनीति है वो बढ़ने लगी। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण आया तो दल बनने लगे, विभिन्न दल, विभिन्न समूह होने लगे, राजनीतिक दलों का गठन हुआ और दल पर आधारित राजनीति की स्थापना होने लगी और जन शिक्षा का प्रसार होने लगा। अब शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होता था उसको नौकरी आसानी से मिल जाती थी उद्योगों में और उसकी अपनी एक पहचान होती थी और समाज में उसका उच्च स्थान होता था। तो इस वजह से शिक्षा का प्रसार होने लगा और शिक्षा जब बढ़ने लगी तो समाज में जागरूकता भी बहुत ज़्यादा होने लगी। फिर है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के प्रयोग में वृद्धि होने लगी। अब विज्ञान का प्रयोग बढ़ने लगा क्योंकि लोग पढ़ने लगे थे, शिक्षा का प्रसार होने लगा था और लोगों में जन चेतना जागृत होने लगी थी। तो विज्ञान अर्थात तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि होने लगी। पहले लोग हर चीज को अंधविश्वासी तौर पे समझते थे, सोचते थे, लेकिन अब तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर सोचने लगे, इसीलिए विज्ञान का महत्व बढ़ने लगा। फिर है इसका प्रभाव देखते हैं कि औद्योगिकरण, पहला है आंतरिक संरचना में परिवर्तन। जो औद्योगिकरण था उसने क्या किया था, भारतीय समाज की जो आंतरिक संरचना थी, अर्थात बाहरी ही नहीं बल्कि अंदर क्या क्या हो सकता है, किस तरह से बदल सकता है, तो उसको बदल के रख दिया था भारतीय समाज की आंतरिक संरचना को। तो इसमें जो है वो विकास की गति में तीव्रता हुई। भारतीय समाज अब लगातार बदलने लगा और भारतीय समाज में विकास होने लगा। साथ ही साथ नगरों की संख्या व आकार में भी वृद्धि होने लगी। अब नगर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और नगरों का आकार भी बढ़ने लगा था, क्योंकि गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन शुरू हो गया था। और साथ ही साथ पूंजी विनियोग, बैंकिंग और अन्य वित्त आर्थिक संबंधी संस्थाओं का विकास होने लगा। जो भी अर्थव्यवस्था की संस्थाएं थी, आर्थिक संस्थाएं थी, उन सब का विकास होने लगा। जैसे बैंक होते हैं और बैंकों के साथ में पूंजी का विनियोग, ज्यादा से ज्यादा पूंजी को कहीं निवेश करना, इस प्रकार की प्रक्रिया बढ़ने लगी और अन्य आर्थिक संस्थाएं विकास से जुड़ने लगी और ज्यादा से ज्यादा विकास में भागीदारी करने लगी। साथ ही साथ संचार और यातायात के वित्तीय साधनों के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक हित के कार्यों यथा शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आवास संबंधी सुविधाओं में विनियोग बढ़ा। पहले लोग इन सब चीजों पे खर्चा नहीं करते थे, लेकिन अब इन पर विनियोग बढ़ने लगा। किन पर? शिक्षा पर बढ़ने लगा, यातायात पर, संचार व्यवस्थाओं पर और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो हमारे घटक होते हैं, जैसे हमारे मूलभूत आवश्यकताएं होती है, आवास संबंधी जो आवश्यकता होती है, उन पर अब व्यक्ति क्या करने लगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुविधाओं पर खर्च करने लगा। तो इस तरह से इन सुविधाओं पर विनियोग बढ़ने लगा। फिर है नवीन वर्गों का जन्म हुआ। नवीन वर्ग कौन से हो सकते हैं? नया वर्ग जैसे श्रमिक वर्ग है, मध्यम वर्ग है, अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग भी इसी वर्ग की देन है, इसी समय की देन है। किसे कहते हैं अभिजात वर्ग? अभिजात का वर्ग का मतलब होता है अमीर वर्ग। अमीर वर्ग या अभिजात्य वर्ग का उदय होने लगा और श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग का भी उदय होने लगा। फिर है धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, जो भौतिकवाद था पहले, वो पहले कैसा था? आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति ज्यादा जी रहा था और अब क्या होने लगा? अब भौतिकवाद में वृद्धि होने लगी। लोग भौतिक वस्तुओं में ज्यादा से ज्यादा खर्चा करने लगा और भौतिक जीवन जीने लगा हर व्यक्ति। तो पहले लोग कैसे सोचते थे? हर चीज को धार्मिक दृष्टिकोण से देखते थे और अब भौतिकवादी दृष्टिकोण से, अर्थात तार्किक दृष्टिकोण से, बुद्धिवाद से अब सोचने लगे थे। और कुटीर और दस्तकारी उद्योगों का क्या हो गया? ह्रास हो गया, कमी आ गई कुटीर उद्योगों में, दस्तकारी उद्योगों में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब इनका काम कौन करने लगे? मशीनों के माध्यम से कार्य होने लगा, जिससे मशीनें क्या काम करती है? कम समय में अधिक उत्पादन कर देती है, खूब वस्तुओं का निर्माण हो जाता है और बहुत सफाई से काम होता है। इसलिए अब कुटीर उद्योग समाप्त होने लगे, कम होने लगे। विभिन्न श्रम संघों और आंदोलनों का उदय होने लगा। विभिन्न प्रकार के जो श्रम संघ है, अब क्योंकि
उद्योग बन गए थे और उद्योगों में क्या थे, बहुत सारे श्रमिक थे और उनमें एक संगठन बनने लगा लोगों का, तो जिसकी वजह से दलों की उत्पत्ति होने लगी। तो विभिन्न दल होने लगे और दलों में आपस में एक दूसरे का पक्ष विपक्ष होने लगा, तो आंदोलन होने लगे, अपने हितों को लेकर के एक टकराव होने लगा। तो इस तरह से विभिन्न श्रम संघों और आंदोलनों का उदय हुआ और इनमें श्रम संघ जो बनने लगे वो किनके थे, एक पूंजीपति वर्ग बनने लगा, एक श्रमिक वर्ग का उदय होने लगा और इन दोनों में आपस में टकराव होने लगा। जो श्रमिक वर्ग है वो एक शोषित वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, सर्वहारा वर्ग के रूप में सामने आया और एक पूंजीपति वर्ग जो उद्योगपति था वो पूंजीपति वर्ग या अभिजात वर्ग जिसको कह सकते हैं उसके रूप में सामने आया। फिर है मनोरंजन का व्यापारीकरण होने लगा। पहले मनोरंजन व्यक्ति अपने परिवार में, अपने समूह, मोहल्ले, गली में इनमें कर लेता था और इसका कोई व्यापारीकरण नहीं होता था, अर्थात इससे कोई पैसे नहीं कमाते थे। लेकिन अब व्यक्ति मनोरंजन के रूप में भी व्यापार करने लगा कि कुछ भी कार्य अगर वो कर रहा है तो उससे उसको मुनाफा होना चाहिए। जैसे सिनेमा, पिक्चर, मूवी वगैरह चलती रहती है या किसी प्रकार का सर्कस का कार्य चलता है, किसी प्रकार का कोई कलाकार होता है वो अपनी कला दिखाता है, तो वो अब फ्री में ना दिखा करके उससे वो क्या करने लगा, मुनाफा कमाने लगा, पैसा कमाने लगा। तो मनोरंजन का व्यापारीकरण हो गया था। फिर है श्वेत वसन अपराधों में वृद्धि। तो श्वेत वसन अपराध क्या होते हैं ये, तो देखिए अपराध का मतलब होता है किसी भी प्रकार का जो गलत कार्य सामाजिक मूल्यों और नियमों के मानदंडों के अनुकूल अगर कोई कार्य नहीं होता है तो वो अपराध कहलाता है। और ये जो अपराध है ये श्वेत वसन अपराध कब कहे जाएंगे, जब कोई उच्च वर्ग अर्थात कोई अभिजात्य वर्ग जैसे कोई डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, वकील हुआ, शिक्षक हुआ, इस तरह का कोई उच्च वर्ग इन अपराधों को करता है। एक पढ़ा लिखा वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, अगर वो ऐसे कोई अपराध करता है तो हम उसे कहते हैं श्वेत वसन अपराध। तो इस तरह के अपराध अब बढ़ने लगे थे और आवासीय समस्याएं पैदा होने लगी थी, क्योंकि अब जनसंख्या कहाँ बढ़ रही थी, शहरों की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ शहरों में उद्योग लग रहे थे। तो उद्योगों की वजह से शहर बड़े होने लगे, उनका नगरीकरण होने लगा और नगरीकरण की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ आवास की समस्या आने लगी और बहुत महंगे महंगे घर किराए पे मिलने लगे। तो आवासीय समस्या भी अपने आप में इसका एक प्रभाव है। फिर है मध्यम वर्ग का उदय, जैसा कि हमने बात किया था, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्ग ये सब इसी समय में आए। अभिजात वर्ग तो एक मध्यम वर्ग भी है जिसका उदय कब हुआ था, औद्योगिकरण के बाद हुआ था। अब मध्यम वर्ग में कौन आएंगे, इसमें आपके आ जाते हैं किसान आ जाते हैं। मध्यम वर्ग का उदय होने लगा और मध्यम वर्ग में हम किसान, कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर आदि को हम शामिल करते हैं। तो इस तरह से मध्यम वर्ग का इसमें औद्योगिकरण में उदय होने लगा। फिर हम आ जाते हैं नगरीकरण। हमारा अगला बिंदु है नगरीकरण। अब देखिए नगरीकरण किसे कहते हैं, नगरीकरण से तात्पर्य होता है नगरों का विकास होना। सबसे पहले औद्योगिकरण आया भारत में 1850 में और औद्योगिकरण की वजह से जो समाज में बदलाव आया तो उसे हम नाम दे देते हैं नगरीकरण का, जिसमें जनसंख्या नगरों की ओर बढ़ने लगी। अर्थात जो छोटे छोटे कस्बे थे वो शहर बन गए और जो शहर थे वो नगर बन गए और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नगर बन गए। जनसंख्या की सघनता वहाँ बढ़ने लगी और विभिन्न प्रकार की वहाँ पर सुविधाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होने लगी। तो देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं नगरीकरण की, तो क्या होता है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिकरण की ओर बढ़ना। पहले की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, कृषि आधारित थी। अब कैसी होने लगी, औद्योगिकरण वाली अर्थव्यवस्था होने लगी। अब उद्योगों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो चुका था, उद्योग बढ़ चुके थे, इस वजह से अब जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी हो गई थी, औद्योगिकरण की अर्थव्यवस्था हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, नगरीकरण हुआ। फिर भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम नगरीकरण की परिभाषा देते हैं तो वो ये है कि प्राकृतिक पर्यावरण का शहरी पर्यावरण में बदल जाना। अर्थात पहले लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। जो कृषि है, कृषि भी अपने आप में क्या है, प्रकृति है। वो लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे, पशुपालन से जुड़े हुए थे। लेकिन अब क्या होने लगा था, अब शहरी पर्यावरण में बदलाव आ रहा था। अर्थात पहले प्रकृति पर्यावरण था और अब शहरी पर्यावरण में बदल गया, नवीन शहरों का निर्माण होने लगा था। इसके बाद आ जाते हैं पुराने शहरों का विस्तार होने लगा। नवीन शहर तो बनने ही लगे, साथ ही साथ जो पुराने शहर थे
उनमें भी क्या होने लगा, विस्तार होने लगा, क्योंकि वहां भी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी थी। और सामाजिक दृष्टिकोण ग्रामीण समाज या परिवेश का नगरीय पर्यावरण में परिणत होना। जो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या बदलाव आया, सामाजिक दृष्टिकोण से नगरीकरण क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो ग्रामीण समाज या परिवेश है उसका नगरीय पर्यावरण में बदल जाना। जो भी ग्रामीण परिवेश हमें देखने को मिलता था, अर्थात हम प्रकृति से जुड़े हुए थे और गांव के लोगों में पारस्परिक सौहार्द की भावना रहती है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और पशुपालन मुख्य आजीविका का साधन था। तो अब ये सारी की सारी चीजें किसमें परिणित होने लगी थी, अब ये नगरीय पर्यावरण में, अर्थात लोग ज्यादा से ज्यादा नगरों की ओर जाने लगे, उद्योगों में काम करने लगे और मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग होने लगा था और लोगों में भौतिकवाद बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह से परिवर्तन आने लगा। फिर देखिए पोकॉक जो है, पोकॉक क्या कहते हैं, पोकॉक साहब ये बताते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोग क्या करते हैं, शहर की ओर प्रवास करते हैं, शहर की ओर प्रवास करते हैं और नगरों के प्रभाव में उनके ग्रामीण जीवन के तौर तरीकों में क्या आता है, परिवर्तन आता रहता है। नगरों के प्रभाव में ग्रामीण जीवन में क्या आता है, तौर तरीकों में परिवर्तन आने लगता है। फिर उसके बाद में शहरों की ओर क्या होता है कि शहरों की ओर प्रवास बढ़ने लगता है और ग्रामीण जीवन के तौर तरीकों में परिवर्तन आने लगता है। ऐसा कौन कहते हैं, पोकॉक कहते हैं। इसके बाद में जो इसकी विशेषताएं हैं वो देखिए, विशेषताओं में क्या है नगरीकरण में कि कृषि प्रधान का नगरीय भूदृश्य में परिवर्तित होना। पहले की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, और आगे चल करके जब नगरीकरण आया तो यही अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी, नगरीय भूदृश्य में परिवर्तित हो गई थी। चारों तरफ नगर ही नगर दिखने लगे थे। पहले जहां खेत दिखते थे, खलियान दिखते थे, अब वहां पे उद्योग लग चुके थे और उद्योगों की वजह से वहां पर नगरों का विकास होने लगा था। फिर है कृषि व्यवसायों को त्याग कर औद्योगिक व्यवसायों को अपनाया गया है। अब व्यवसाय कौन से अपना लिए गए थे, औद्योगिक व्यवसाय, उद्योगों की स्थापना हो गई थी और लोग ज्यादा से ज्यादा उद्योगों में कार्य करने लगे थे। और जबकि पहली जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। नगरीय आबादी में वृद्धि होने लगी थी। बिल्कुल सही है कि जो नगर है वो बढ़ रहे हैं लगातार, तो वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आबादी अपने वहां पे अपने जो छोटे छोटे गांव थे उनको छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर रही थी आबादी, इसलिए नगरीय आबादी में क्या हो रहा था, वृद्धि होती जा रही थी और नवीन शहरों की उत्पत्ति हो रही थी और साथ ही साथ पुराने शहरों की जनसंख्या में भी क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। नगरीय शहर बढ़ रहे थे, उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही थी और पुराने जो छोटे छोटे शहर थे अब वो भी बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुके थे क्योंकि वहाँ भी जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा था और नगरीय जीवन शैली को जनसंख्या के एक बड़े भूभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। जो नगरीय जीवन शैली है जिसमें हम दिखावा और भौतिकवाद को महत्व देते हैं, तो इस तरह की जीवन शैली को जो एक बहुत बड़ा भूभाग था उसने स्वीकार कर लिया था कि हमें यही जीवन शैली पसंद है। ग्रामीण जीवन शैली जो कि एक अपने आप में परिश्रम वाली जीवन शैली है, प्रकृति से जुड़ी हुई जीवन शैली है, लोगों ने अब उसको अस्वीकार करना शुरू कर दिया और नगरों में जो एक दिखावा शो ऑफ चलता है वो वाली भौतिकवाद वाली जो जीवन शैली है उसको लोगों ने स्वीकार कर लिया था। फिर श्रम विभाजन का मूल आधार विशेषीकरण हो गया था। पहले लोग अपनी जाति के अनुसार श्रम विभाजन कर लेते थे कि कोई भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था उसी जाति में वो अपना कार्य करता था। लोहार है तो वो लोहार का काम करेगा, अगर सुनार है तो वो सुनार का काम करेगा, ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण का काम शिक्षा प्राप्त करना, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ करवाना, ये सारे कार्य करेगा। तो हर व्यक्ति जाति के अनुसार कार्य करने लगा था। लेकिन अब क्या हो गया, अब बदलाव आ गया था और अब जो श्रम विभाजन था उसका मूल आधार क्या बन गया था, इसका मूल आधार बन गया था विशेषीकरण। विशेषीकरण से तात्पर्य होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में जिसमें उसकी रुचि है उस कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है, स्पेशलिटी प्राप्त कर सकता है और उसी के आधार पर वो अपना कार्य कर सकता है। तो अब क्या हो रहा था, लोगों में अपने कार्य के प्रति विशेषीकरण उत्पन्न हो रहा था। आधुनिक तकनीक विकास की व्याप्तता, अब जो विकास हो रहा था वो कैसा हो रहा था, आधुनिक तकनीक पर आधारित था। अर्थात
जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से समाज में व्याप्त हो चुकी थी। मशीनों का आना ही अपने आप में तकनीक है, तो समाज भी तकनीकी समाज बनता जा रहा था। और जो प्राचीन समाज था जिसमें हर कार्य अपने हाथों से श्रम से होता था, अब वो खत्म हो गया था। तो आधुनिक तकनीकी विकास की व्याप्तता बढ़ती जा रही थी और आदर्शों, मूल्यों, परंपरागत मान्यताओं का महत्व बिल्कुल खत्म हो चुका था, नगण्य हो चुका था। अब हम आदर्श, मान्यताएं, परंपराएं इनको लेकर के नहीं चल रहे थे। व्यक्ति अब क्या कर रहा था, मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा था, तो इनका मूल्य जो था वो नगण्य हो गया था। आदर्श, मूल्यों, परंपराओं का जो महत्व था वो नगण्य हो गया था। व्यक्ति का श्रम मशीनों की अपेक्षाकृत क्षीण हो रहा था। व्यक्ति जो अपने हाथों से कार्य करता था, तो अब क्या हो गया था, मशीनें आ गई, तो मशीनों की वजह से जो उसका श्रम था वो क्षीण हो गया था, जिसकी वजह से व्यक्ति में भी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक व्यक्ति जब हाथ से कार्य करता है तो अपने श्रम के प्रति उसमें जुड़ाव होता है और उस वस्तु से उसका जुड़ाव होता है। लेकिन वही कार्य अब कौन कर रहा था, मशीनें कर रही थी, जिसकी वजह से वो जो वस्तु थी उससे जो अटैचमेंट था एक व्यक्ति का वो खत्म होता जा रहा था। तो समाज में अलगाव की स्थिति पैदा हो रही थी। व्यक्ति का श्रम मशीनों की अपेक्षाकृत क्षीण हो गया था। अब व्यक्ति कम मेहनत करता था, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता था और समय महत्वपूर्ण हो गया था। अब लोगों के पास में समय कम था क्योंकि कार्य बढ़ता जा रहा था। लोगों में भागदौड़ और ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की होड़ मची हुई थी। जितना कार्य, जितना परिश्रम, उतना पारिश्रमिक, अर्थात जितना काम करेंगे उतना ही क्या प्राप्त होगा, मुनाफा प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। इसलिए जिंदगी कैसी हो गई, भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई। और महत्व किसका हो गया था, समय का अधिक महत्व हो गया था। सार्वजनिक रिश्ते, स्वार्थजनिक रिश्ते व्याप्त हो चुके थे। अब लोगों में जो रिश्ते थे वो कैसे हो गए थे, स्वार्थजनिक। स्वार्थ है तो वो बात करेंगे किसी से, अगर हमारा स्वार्थ नहीं है तो हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो पहले जो सार्वजनिकता थी लोगों में कि हर वस्तु को कोई भी यूज कर लेगा और सब लोग शेयर करेंगे, हर चीज को सहयोग रहेगा, अब वो खत्म हो रहा था। जहां पर हमारे स्वार्थ सिद्ध होते वहीं पर हम बात करने लगे। तो ऐसा नगरीकरण में परिवर्तन आने लगा था। फिर सामाजिक गतिशीलता क्या होने लगी थी, बहुत तेजी से होने लगी थी, तीव्रता आ गई थी सामाजिक गतिशीलता में। समाज परिवर्तन हो रहा था, मशीनों की वजह से समाज में तीव्रता आ रही थी, लोगों की सोच बदल रही थी क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ रही थी, लोग अपने विशेषाधिकारों को समझ रहे थे, लोगों में योग्यता के आधार पर विशेषज्ञता हो रही थी। इसकी वजह से समाज में जो परिवर्तन आ रहा था वो कैसा आ रहा था, बहुत तेजी से आ रहा था। अब हम चलते हैं इस नगरीकरण के कारण कि कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारत में नगरीकरण आया था। तो पहला देखिए, उद्योगों की स्थापना। उद्योगों की जो स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि भारत में कच्चा माल आराम से उपलब्ध हो रहा था और निर्मित वस्तु के विक्रय के लिए बाजार भी उपलब्ध था और साथ ही साथ जल परिवहन की सुविधा भी हमारे पास में थी। तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला है कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरी बात हमने देखी है कि बाजार, और तीसरा है जल परिवहन। कोई भी उद्योग तभी लग सकता है जब हमारे पास रॉ मटेरियल उपलब्ध हो, कच्चा माल हो। जैसे कपास, कपड़ा बनाने के लिए हमारे पास कपास उपलब्ध था और कपास से हमने कपड़े बनाने के लिए कार्य किया। विदेशों में कपास जो है वो ले जाया गया और वहां से तैयार माल लाया गया। तो कच्चा माल मिल गया है और साथ ही साथ ले जाने के लिए और लाने के लिए, बाद में उसको खपाने के लिए बाजार चाहिए। तो बाजार, भारतीय जो बाजार है वो मिल गए। और साथ ही साथ जल परिवहन, जिससे सामान को भर करके जहाजों में कच्चे माल को ले जाया जाता था और तैयार माल को लाया जाता था। तो ये तीनों ही दशाएं अनुकूल थी, जिसकी वजह से औद्योगिकरण बना और औद्योगिकरण के बाद में नगरीकरण आया। दूसरी बात हम करते हैं कृषि में यंत्रीकरण। जो कृषि की जा रही थी अब वो कैसी हो गई थी, मशीनों से शुरू हो गई थी। पहले जो कार्य कृषि में कौन करता था, श्रमिक करते थे, वहां पर लगते थे, सुबह से शाम जब काम करते थे तो वो पूरा थोड़ा बहुत काम कर पाते थे और थक जाते थे। तो उसमें शारीरिक परेशानी भी आती थी और कार्य भी ज्यादा नहीं हो पाता था। अब वही कार्य मशीनों के माध्यम से होने लगा था, जैसे ट्रैक्टर के माध्यम से, थ्रेसर के माध्यम से, इनके माध्यम से अब क्या होने लगा, कृषि होने लगी विभिन्न प्रकार की मशीनों से। तो कृषि भी कम समय में अधिक कार्य होने लगा था, तो कार्यों में वृद्धि होने लगी थी, मशीनों का बढ़ावा हो गया था। फिर है प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना।
विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक इकाइयां बन गई थी जो हमारे समाज में कार्यों की व्यवस्था करती थी, सुविधाओं की व्यवस्था करती थी। तो जैसे हम बात करते हैं बिजली, पानी, परिवहन मार्ग, शिक्षा केंद्र और अस्पताल, ये ऐसी इकाइयां थी जिसकी वजह से आम जनजीवन को सुविधाएं प्राप्त होने लगी थी। बिजली की वजह से ही मशीनें चलने लगी थी और पानी की जरूरत थी हर एक उद्योग में। साथ ही परिवहन मार्ग, चाहे वो स्थल मार्ग हो, जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, सभी में विकास आ चुका था, तो परिवहन की व्यवस्था होने लगी थी। फिर शिक्षा के केंद्र बनने लगे थे, शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जाने लगी थी और बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय बनने लगे और अस्पताल बनने लगे थे, जिसकी वजह से अगर उद्योगों में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या हो जाए, शारीरिक समस्या हो जाए या कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त हो जाए, तो उसके लिए अस्पतालों की भी व्यवस्था होने लगी थी। तो ये ऐसी इकाइयां थी जिसने औद्योगिकरण, नगरीकरण को बढ़ावा दिया था। और एक आ जाता है सांस्कृतिक केंद्र। कुछ ऐसी इकाइयां भी थी जो सांस्कृतिक रूप से हमारे यहाँ पर कार्य कर रही थी, सांस्कृतिक केंद्र का काम कर रही थी, जिसमें जैसे हम मान सकते हैं हमारे यहाँ पे समाज में विभिन्न प्रकार के नुक्कड़ नाटक किए जाते थे, और विवाह, परिवार, ये भी हमारी सांस्कृतिक संस्थाएं थी, सांस्कृतिक केंद्र थे। साथ ही फैशन को भी हम ले सकते हैं इसमें, फैशन, ये सब चीजें ऐसी थी जिन्होंने हमारी संस्कृति को बनाए रखा था, हमारी संस्कृति को आगे हस्तांतरित कर रहे थे। फिर हम आगे देखते हैं नगरीकरण के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव रहा। नगरीकरण अगर हमारे देश में आया तो इसकी वजह से देश में क्या परिवर्तन आए। तो पहला है विवाह तथा नातेदारी में परिवर्तन होने लगा था। क्या परिवर्तन हुआ विवाह और नातेदारी में? तो देखिए, अधिक आयु में विवाह होने लगा था। अभी विवाह की आयु, बाल विवाह खत्म हो रहे थे। पहले बाल विवाह बहुत ज्यादा चलने लगे थे, लेकिन अब नगरीकरण की वजह से क्या हुआ, बाल विवाह कम होने लगे या समाप्त होने लगे और आयु ज्यादा से ज्यादा होने लगी थी। फिर है प्रेम विवाह को बढ़ावा मिला। जब लोग आपस में मिलते हैं एक दूसरे से तो उनकी सोच बदलती है और इसी वजह से अंतरजातीय विवाह भी होने लगे और प्रेम विवाह भी शुरू हो गए थे। तो अंतरजातीय को भी बढ़ावा मिलने लगा, अंतरजातीय विवाह को, और प्रेम विवाह को भी बढ़ावा मिलने लगा। फिर है जाति संरचना में भी कुछ परिवर्तन आ चुके थे। क्या परिवर्तन आए कि जो जातियां हैं पहले बहुत अंधविश्वासी, रूढ़िवादी परंपराओं से घिरी हुई थी और जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, इस तरह की छुआछूत की समस्याएं चल रही थी। अब क्या होने लगा था, अब ये बदलने लगी। अब लोगों की जो सोच थी, मानसिकता थी, उसकी संकीर्णता समाप्त होने लगी थी। अब लोग जाति को लेकर के किसी प्रकार की संकीर्ण धारणाएं नहीं रखते थे और वो ये सोचते थे कि सभी जातियां समान होती है, जिसमें योग्यता है वो पद प्राप्त कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, जाति जन्म पर आधारित मानी जाती थी और अब लोगों की सोच में बदलाव आने लगा। तो अंतरजातीय विवाह भी होने लगे और हर जाति का व्यक्ति जो योग्य है वो कोई भी प्रकार का कार्य कर सकता है। तो जाति के बंधन शिथिल होने लगे। अगली बात है धर्म पर प्रभाव। धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा नगरीकरण का? तो देखिए, जो पहले की स्थिति थी वो ये थी कि लोग धार्मिक कर्म कांडों में उलझे हुए थे, धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे और हर एक कार्य अगर घटित हो रहा था तो वो ये कहते थे कि ईश्वरीय इच्छा है। अगर बारिश होती है तो बारिश के पीछे ईश्वरीय इच्छा है। लेकिन अब क्या होने लगा था, अब लोग तार्किक दृष्टिकोण से सोचने लगे थे और अब ये सोचने लगे थे कि अगर कोई कार्य घटित होता है समाज में तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर जिम्मेदार होता है, कोई ना कोई तर्क होता है। तो व्यक्ति अब बुद्धिवादी होता जा रहा था और अब विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों के स्थान पर बुद्धिवाद पर जोर दिया जा रहा था, बुद्धिवाद का महत्व बढ़ता जा रहा था। नगरीकरण और परिवार, नगरीकरण और परिवार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नगरीकरण ने परिवार को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। पहले लोग, जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और नगरीकरण नहीं आया था, तो लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे और 4-5 पीढ़ियां एक साथ बड़ा परिवार रहता था। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण आया, नगरीकरण आया, तो परिवार छोटे छोटे होने लगे, परिवार टूटने लगे और एकांकी परिवार बढ़ने लगे। तो इस तरह से परिवारों में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। अगला है नगरीकरण और महिलाओं की स्थिति। अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं नगरीकरण को लेके, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हम देख सकते हैं। अब महिला सशक्तिकरण होने लगा था।
पहले की स्थिति ये थी कि महिलाएं घर की चार दीवारी में रहती थी, शिक्षा का अभाव था, उनके अधिकारों के प्रति वो जागरूक नहीं थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई थी। अब महिलाएं शिक्षित होने लगी, जागरूक होने लगी और जागरूक होकर के बाहर निकलने लगी चार दीवारी से। तो उनको अपने अधिकारों की पहचान होने लगी और आर्थिक कार्य करने लगी, विभिन्न प्रकार के कार्यों में लग गई। तो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होने लगी और अपने खुद के निर्णय स्वयं महिलाएं लेने लगी। तो इस तरह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया नगरीकरण ने। फिर हम इसकी समस्याएं देखते हैं कि नगरीकरण की वजह से कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो पहली समस्या आती है स्थान की समस्या। देखिए, जो नगरीकरण था वो क्या था, नगरों का बढ़ जाना। अब नगरों का बढ़ना मतलब वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसकी वजह से वहाँ पर रहने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो आवास और स्थान की समस्या नगरीकरण की वजह से आने लगी थी। फिर आवासीय समस्या होने लगी, एक ही बात है, जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो वहाँ रहने की समस्या आएगी। और जलापूर्ति की समस्या, जब लोग बहुत ज़्यादा कहीं आकर के रहने लग जाते हैं तो वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कमी आने लगती है। मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान। तो अब जो पानी है, पानी भी एक आवश्यकता ही है व्यक्ति की, मूलभूत आवश्यकता, तो वो कम होने लगी। साथ ही साथ परिवहन और यातायात में भी क्या हुई, बहुत ज़्यादा कमी आने लगी। बहुत सारे लोग थे तो ट्रैफिक बहुत होने लगा। और ट्रैफिक जाम की अगर हम बात करते हैं तो वो नगरों में देखने को मिलता है। तो यातायात के जो साधन है वो कम पड़ने लगी और लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे परिवहन और यातायात की वजह से। फिर हम आ जाते हैं अगली संस्कृतिकरण की अवधारणा। हमने अभी पढ़ा है औद्योगिकरण, नगरीकरण, अब हम पढ़ेंगे संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। तो देखिए, संस्कृतिकरण से क्या तात्पर्य है। संस्कृतिकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो किसने दी है, M.N. श्रीनिवास ने सन 1952 में दी थी। और इन्होंने ये कहा था कि विभिन्न प्रकार की जो जातियां होती है, निम्न जातियां, वो अपनी जातियों को ऊंचा करने के लिए जो उच्च जातियां हैं उनके अनुकूल अपना जीवन स्तर बनाने की कोशिश करती है। निम्न जातियां ऊंची जातियों के अनुसार अपने कार्यों में परिवर्तन करती है और अपनी जो जीवन शैली है वो उनके अनुसार चलाने की कोशिश करती है। और एक लंबे समय तक ऐसा करने के बाद में अपनी बराबर की जातियों में उनका स्थान उच्च माना जाता है। तो इसको नाम दे दिया था उन्होंने संस्कृतिकरण। अब संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दी थी। और संस्कृतिकरण एक हर समाज में पाई जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक हम जिसको कह सकते हैं। तो आइए देखें इसमें क्या है कि समाज के वंचित समूह से तात्पर्य होता है जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी पिछड़े वर्ग है, हम उनकी बात कर रहे हैं कि समाज के वंचित समूह के लिए जो निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है वो संस्कृतिकरण से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत की एक जाति थी कुर्ग जाति, दक्षिण भारत में निवास करती थी कुर्ग जाति। तो इस कुर्ग जाति का अध्ययन किसने किया था, M.N. श्रीनिवास ने किया था। तो इन्होंने इनके आर्थिक जीवन का अध्ययन किया था और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया था। और ये पाया था 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने सबसे पहले दी और जाति व्यवस्था को उधर्वमुखी गतिशीलता के आधार पर विवेचित किया। उधर्वमुखी गतिशीलता से तात्पर्य होता है कि कोई भी निम्न जाति है वो ऊपर की तरफ जाएगी, अर्थात अपने जीवन स्तर को क्या करेगी, ऊंचा करती जाएगी। तो उधरमुखी हो गया, ऊपर की तरफ अपने स्तर के बराबर की जातियों से ऊपर उठ जाना, उधरमुखी प्रक्रिया इन्होंने माना था। देखिए, S.V. केतकर, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसमें ऐसा कहा था कि एक जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित हो जो कि उस जाति विशेष के सदस्यों से ही पैदा हुए हो। इन्होंने जाति की बात की है और ये कहा है कि कोई भी एक जाति की सदस्यता है वो क्या है, केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जो कि उस जाति विशेष में क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो जाति में उत्पन्न होना ही जाति की बात इन्होंने बताई है। वहीं मजूमदार और मदान ये कहते हैं कि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। जब एक व्यक्ति जाति में जन्म ले लेता है तो वो उससे बाहर नहीं निकल सकता है। तो जाति के बारे में केतकर ने और मजूमदार और मदान ने बात की है कि जन्म आधारित एक वर्ग है ये, और जब जाति में जन्म होता है व्यक्ति का तो उसकी सदस्यता मिल जाती है, फिर वो उससे बाहर नहीं निकल सकता है, आजन्म मिलने वाली ये सदस्यता है।
एम.एन. श्रीनिवास क्या बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था कैसी है, एक लचीली व्यवस्था है। इन्होंने विपरीत बात की है। मदान मजूमदार कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। पोकोक कहते हैं कि जब हम किसी जाति में जन्म ले लेते हैं तो उसकी सदस्यता हमें मिल जाती है, जबकि जो श्रीनिवास है वो अलग बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जाति कैसी व्यवस्था है, एक लचीली व्यवस्था है। लचीली का मतलब है कि इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक लचीली व्यवस्था है और इसमें गतिशीलता संभव है और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जाति की स्थिति सदैव के लिए एक सी ही रहे। ऐसा कौन मानते हैं, एम.एन. श्रीनिवास। वो ये कहते हैं कि जाति क्या है, एक लचीली व्यवस्था है, इसमें बहुत गतिशीलता भी पाई जाती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसी स्थिति ही जाति की रहे, बल्कि जाति में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं। ऐसा कहते हैं एम.एन. श्रीनिवास। फिर इसके बाद श्रीनिवास की अगली बात यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न जातियां क्या करती है, उच्च जातियों विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि और अन्य सांस्कृतिक लक्षणों, प्रणालियों को ग्रहण करती है। कौन कौन सी जो रीतियां हैं उनको ग्रहण करती है कि कोई भी एक जाति है वो क्या करती है, कोई भी निम्न जाति जो उच्च जातियां होती है, स्वर्ण जातियां होती है, जैसे हिंदू जातियों में ब्राह्मण जाति या किसी भी प्रकार की जो प्रभुत्व संपन्न प्रबल जाति होगी, उनके विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं निम्न जातियां, वो उच्च जातियों के विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों को, संस्कारों को, विश्वासों को और जीवन विधि और अन्य सांस्कृतिक लक्षणों और प्रणालियों को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और संस्कृतिकरण की ये जो प्रक्रिया अपनाने वाली जातियां हैं, ये एक दो पीढ़ियों के पश्चात ही अपने उच्च जाति में प्रवेश करने का दावा प्रस्तुत कर सकती है। एक दो पीढ़ियों तक लगातार कोई भी निम्न जाति इसी प्रकार से उच्च जातियों की जीवन प्रणाली का अनुसरण करती रहती है और एक दो पीढ़ियों के बाद ही वो क्या कर सकती है, अपने बराबर की जातियों में स्वयं के उच्च हो जाने का दावा कर सकती है। ऐसा कौन मानते हैं, एम.एन. श्रीनिवास मानते हैं। फिर देखिए इसकी विशेषताएं, संस्कृतिकरण की विशेषताओं की हम बात करते हैं तो पहली विशेषता है स्थानीय प्रभुत्व जाति। महत्वपूर्ण जाति कौन सी हो सकती है, ब्राह्मण जाति का ही अनुकरण हो, यह जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण में सिर्फ ब्राह्मण जाति का ही अनुकरण किया जाएगा। जो भी प्रबल जाति होगी, प्रबल जाति से तात्पर्य होता है राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से प्रबलता हो, शक्तिशाली हो, ज्यादा भूभाग उसके पास हो या उसके पास बहुत सारा धन हो या राजनीतिक रूप से वो किसी सत्ता में हो, किसी पार्टी में हो, उसका बोलबाला चारों तरफ होना चाहिए, वो कहलाती है प्रबल जाति। तो कोई भी प्रबल जाति है, कोई भी प्रभुत्व संपन्न जाति है, तो उस जाति का अनुकरण कोई भी निम्न जाति करती है तो वहां पे संस्कृतिकरण होगा। और ये जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होगी वो दो तरफा प्रक्रिया है, उच्च जाति और निम्न जाति, दो तरह की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि निम्न जातियां ही उच्च जातियों से उनके जीवन शैली को ग्रहण करती है, बल्कि जो निम्न ऊंची जातियां हैं वो भी निम्न जातियों की कई विशेषताओं को अपना लेती है। तो दोनों तरफ से संस्कृतिकरण हो सकता है, इसलिए ये कैसी है, दो तरफा प्रक्रिया है। और इसका एक उदाहरण भी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रतिष्ठित देवी देवताओं की पूजा करने के साथ ही ब्राह्मण कुछ स्थानीय देवताओं की पूजा भी करते हैं, जिससे क्या हो सके, उनकी महामारी से रक्षा हो सके। देखिए जो स्थानीय देवता होते हैं उनको कौन पूजता है, निम्न जातियां पूजती है, और प्रतिष्ठित देवताओं की पूजा कौन करते हैं, उच्च जातियां करती है, जैसे ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति अपने प्रतिष्ठित देवी देवताओं की पूजा करती है, लेकिन साथ ही साथ जो निम्न जाति वाले लोगों की देवी देवता है, स्थानीय देवी देवता है, तो ब्राह्मण उनकी भी पूजा करते हैं, जिससे क्या हो सके, विभिन्न प्रकार की महामारियों से उनकी रक्षा हो सके। तो दोनों ही जातियां एक दूसरे के देवी देवताओं की पूजा कर रही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो कैसी है, ये दो तरफा प्रक्रिया है, अर्थात उच्च जाति की प्रस्थिति को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील जाति जहां उच्च जाति से बहुत कुछ प्राप्त करती है, वहीं कुछ प्रदान भी करती है। ऐसा दो तरफा प्रक्रिया में हम कह सकते हैं। फिर आता है संस्कृतिकरण। सामाजिक गतिशीलता की व्यक्तिगत क्रिया न होकर एक सामूहिक प्रक्रिया है। जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है वो व्यक्तिगत नहीं है, कोई एक व्यक्ति विशेष ही इसको प्रयोग में नहीं लाता है, बल्कि पूरा का पूरा एक समूह जो होता है वो इसका प्रयोग
करता है, इसलिए ये क्या है, एक सामूहिक प्रक्रिया होती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में केवल संरचनात्मक पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक मूलक परिवर्तन नहीं होते हैं। सिर्फ क्या होता है, पद मूलक संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, पद में परिवर्तन होता है, बल्कि संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। समाज की संरचना में किसी जाति का जो स्थान है वो वहीं बना रहता है, सिर्फ उसका पद ऊंचा हो जाता है, अर्थात उसके प्रति इज्जत बढ़ जाती है। संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अंतिम बात यह है कि ये क्या है, एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत समय तक ये चलती रहती है, लंबी प्रक्रिया है। फिर आता है लौकिक तथा कर्मकांडीय स्थिति के मध्य पाए जाने वाली असमानताओं को दूर करना। इसमें जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती है, कैसी असमानताएं, लौकिक और कर्म कांडों से संबंधित असमानताएं, तो उनको ये दूर करना भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब किसी जाति को लौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह साधारणतः उच्च परिस्थिति के परंपरागत प्रतीकों को प्राप्त करने का प्रयत्न भी करती है। कोई भी जाति जब उसको लौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसको अपने बराबर के लोगों में संसार में ऊंची स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो वो साथ ही साथ जो उसके परंपरागत उच्च परिस्थिति के परंपरागत प्रतीक है, जैसे कोई देवी देवता हुआ, उनका चिन्ह हुआ, तो उनको भी वो प्राप्त करने की क्या करती है, फिर कोशिश करने लग जाती है कि मुझे भी जो ऊंची जातियों के प्रतीक है वो प्राप्त होने चाहिए। अब देखिए इसकी आलोचना हुई है, संस्कृतिकरण की कुछ बातों को लेकर के इसकी आलोचना की गई है। पहली आलोचना ये है कि एक विषम और जटिल अवधारणा है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, हर समाज में ऐसा नहीं हो सकता है। विषम अवधारणा है कि पदमूलक परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन दोनों अपने आप में उलझे हुए हैं, समझ में नहीं आता है। दूसरी बात है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। इसमें यह कहा गया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, जातियों में बदलाव आता है, लेकिन इसकी कहीं कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, तो सांस्कृतिक परिवर्तन को ये स्पष्ट नहीं करता है। और सामाजिक असमानता एक विशेषाधिकार है के भाव पर आधारित अवधारणा है। इसमें यह बताया गया है कि सामाजिक असमानता पाई जाती है, इसीलिए जो निम्न जातियां हैं उच्च जातियों का अनुसरण करती है, उनकी जीवन शैली को अपनाती है। तो ये बात ये साबित करती है कि समाज में जो असमानता है, ऐसा करना उच्च जातियों का विशेषाधिकार है। तो ये समाज की असमानता को बढ़ावा देने वाली बात है। तो ये क्या होगी, ये धारणा कैसी होगी, ये ठीक नहीं है। इसमें इस अवधारणा को हम सामाजिक रूप से सही नहीं मान सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण अवधारणा है, और ये समाज में जो जातियों में उच्च जीवन शैली को लेकर के जो उनका लगाव है उसको प्रदर्शित करती है। तो ये एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमीकरण की। पश्चिमीकरण अपने आप में क्या है, ये भी एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई एक अवधारणा है। इसमें क्या होता है कि जो पाश्चात्य देश थे, हमारे जो देश है वो किससे प्रभावित रहे, अंग्रेजों से प्रभावित रहे, और उनसे कुछ ग्रहण किया है, कुछ उनकी जीवन शैली को अपनाया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पश्चिमीकरण की अवधारणा कहेंगे। जो 150 वर्ष का अंग्रेजों का टाइम रहा हमारे देश में, अंग्रेजों ने जिस प्रकार की जीवन शैली यहाँ पर अपनाई है, तो जब अंग्रेज चले गए उसके बाद भी आज भी वो प्रभाव हमारे पास देखने को मिलता है। हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। हमारे रहन सहन, खान पान का तरीका बदल चुका है, हमारा शिक्षा का स्तर बदल चुका है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हुआ है, पश्चिमीकरण हो गया है। तो देखिए, वह पश्चिमी उप सांस्कृतिक प्रतिमान जिसे भारत के कुछ लोगों ने आत्मसात किया, ये वे लोग थे जो पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए थे, मध्यम वर्गीय एवं बुद्धिजीवी को, जिन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमान को अपनाया अपितु अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भी परिवर्तित किया। कुछ पढ़े लिखे लोग थे भारत के, तो उन्होंने क्या किया, जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसको अपना लिया, पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया। कैसे अपनाया, क्योंकि वो उनके संपर्क में आ गए। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो हम उनके संपर्क में आए, उनसे प्रभावित हुए और उनकी बहुत सारी चीज़ों को हमने अपना लिया। जैसे हम चाय का सेवन करते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, ये सब चीज़ें पश्चिमीकरण
को दिखाती है। तो हमने उनको अपना लिया, उनके प्रतिमानों को अपना लिया, और मध्यम वर्गीय एवं बुद्धिजीवी जो वर्ग था उन्होंने न केवल पश्चिमी प्रतिमानों को अपनाया बल्कि क्या किया, अपने सांस्कृतिक मूल्यों में भी परिवर्तन कर लिया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहलाई। अब योगेंद्र सिंह जो है उन्होंने पश्चिमीकरण को समझाया है, कैसे है देखिए। मानववाद तथा बुद्धिवाद पर इन्होंने जोर दिया है कि मानववाद तथा बुद्धिवाद पर जोर देना ही क्या है, पश्चिमीकरण है, जिसने भारत में संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। वैज्ञानिक, औद्योगिक और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व, ये सब पश्चिमीकरण के उपोत्पादन है। मतलब क्या बदलाव आया, देखिए पश्चिमीकरण की वजह से भारत में बदलाव आया, तो जो सकारात्मक परिवर्तन आए, जो अच्छाइयाँ आई है, उन चीजों को योगेंद्र सिंह ने बताया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो मानववाद और बुद्धिवाद है उस पर पश्चिमीकरण क्या करता है, जोर देता है, और जिसने क्या किया, भारत में संस्थागत परिवर्तन किए, सामाजिक सुधार किए भारत में, और ये सिलसिला लगातार लंबे समय तक चलता रहा, जिसमें वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिला, औद्योगिकरण भारत में आया और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी भारत में होने लगी। साथ ही साथ जो राष्ट्रीयता है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना बढ़ने लगी और देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न हुई, एक नवीन राजनीतिक संस्कृति का उदय हुआ, और साथ ही साथ नेतृत्व भी बढ़ने लगा। इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, पश्चिमीकरण का नाम दे सकते हैं। एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने पश्चिमीकरण की बात की है, जो अवधारणा लेके आए हैं, वो है एम.एन. श्रीनिवास। इन्होंने ये कहा है कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए हैं। भारतीय समाज और संस्कृति में बुनियादी परिवर्तन और स्थायी परिवर्तन हुए हैं, और यह काल भारतीय इतिहास के पिछले सभी कालों पहले भिन्न था, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ नई औद्योगिक संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास और मूल्य लेकर के आए थे, और अंग्रेज अपने साथ छापे खाने को भी लेकर के आए थे, और इसने क्या किया, भारतीय जीवन और चिंतन में गंभीर तथा बहुविध परिवर्तन कर दिया। जो अंग्रेज अपने साथ लेके आए थे, क्या क्या लेके आए थे अंग्रेज अपने साथ, विभिन्न प्रकार का ज्ञान, विश्वास, मूल्य, और साथ ही साथ छापे खाने और विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अंग्रेजों ने यहाँ पे की, छापे खाना लेके आए। तो ये सारे के सारे परिवर्तन अंग्रेजों की वजह से हुए थे, भारत में बहुविध प्रकार के परिवर्तन हुए, तो इसको नाम दे दिया था इन्होंने पश्चिमीकरण। अब देखिए इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता है पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पे पड़ा है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं वहाँ जीवन के हर क्षेत्र पे पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बहुपक्षीय अवधारणा है। साथ ही साथ बहुस्तरीय अवधारणा, बहुस्तरीय, विभिन्न स्तरों पर इसका प्रभाव पड़ा है, चाहे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कोई भी प्रकार हो, कोई भी पहलू हो, हर पहलू पर हम पश्चिमीकरण का प्रभाव देख सकते हैं। पूरी की पूरी संस्कृति बदल गई है इसकी वजह से, इसलिए पूरा समाज ही क्या हुआ, बदल गया। तो बहुस्तरीय अवधारणा है, और ये एक जटिल प्रक्रिया भी है। प्रभाव सभी पक्षों पर असमान रहा है, नैतिक दृष्टिकोण से तटस्थ प्रक्रिया रही है। ये जो इसका प्रभाव है वो कैसा रहा है, हर पक्ष पे अलग अलग प्रभाव पड़ा है। कहीं पर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा तीव्रता से पड़ा है, तो कहीं पर पश्चिमीकरण का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। कहीं पर जैसे ग्रामीण परिवेश की हम बात करते हैं तो पश्चिमीकरण कम दिखाई देता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पश्चिमीकरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ है। इसीलिए ये एक ऐसी है जटिल अवधारणा, इसको हम कह सकते हैं। और नैतिक दृष्टिकोण से इसमें तटस्थता रही है। लोगों का जो नैतिक दृष्टिकोण है, अर्थात अच्छाई और बुराई, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। जो पहले नैतिक दृष्टिकोण से सही था, जैसे चोरी करना पाप है, सदा सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, इस तरह की जो नैतिक दृष्टिकोण है ये पहले भी सही था, आज भी सही है। तो नैतिक दृष्टिकोण तटस्थ रहा है, सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण में ही बदलाव आया है। और जो उद्देश्य है वो परिवर्तन दर्शाना है, अच्छाई बुराई दर्शाना नहीं है। जो पश्चिमीकरण का उद्देश्य बताया गया है वो अच्छाई और बुराई को डिफाइन करना नहीं है, बल्कि जो अच्छाई की ओर परिवर्तन हुआ है हम उसको पश्चिमीकरण कह सकते हैं।
और इसका प्रभाव विभिन्न पक्षों पर विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। विभिन्न जो पक्ष है जीवन के, हर पक्ष उसमें विभिन्न रूपों में हम पश्चिमीकरण का प्रभाव देखते हैं। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी इसका प्रभाव पड़ा है। कहीं पर हम डायरेक्ट इसको प्रभाव को देख सकते हैं और कहीं पर इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें दिखाई देता है। जो प्रभाव है तो सही, लेकिन दिखाई नहीं देता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव दिखाई देता है। फिर है, देखिए, औद्योगिक पश्चिमीकरण और सामाजिक परिवर्तन दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं। समाज में क्या क्या परिवर्तन आया है, तो भोजन संबंधी परंपराओं में एवं परंपरागत धार्मिक संस्थाओं में परिवर्तन आया है। भोजन संबंधी परिवर्तन क्या हम देख सकते हैं कि पहले जब हम जमीन पे बैठ करके भोजन करना सही मानते थे, अब हम क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल पे हम खाना खाते हैं, मेज कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो परंपरागत तरीका है वो बदल गया है और आधुनिक, जिसको हम पश्चिमीकरण का प्रभाव कह सकते हैं, वो देखने को मिलता है कि हम टेबल कुर्सी पर क्या करते हैं, खाना खाते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आया है। राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है, अब राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो हम राष्ट्र के प्रति ज़्यादा प्रेम रखने लगे हैं, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ है और जातिगत भेदभाव अब क्या हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। अब जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और भाषाई चेतना का विकास हुआ है। हम अपनी भाषा को लेकर के उससे प्रेम करते हैं, हमारे अंदर जागरूकता है, भाषाई चेतना आई है और प्रादेशिकता के बीज प्रस्फुटित हुए हैं। किसी भी हम प्रदेश में रहते हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र के प्रति हमारे अंदर प्रेम की भावना है, प्रादेशिकता के बीज हमारे अंदर प्रस्फुटित होने लगे। अन्य जो क्षेत्र है उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो चेंज हुआ है, कम लगाव रहता है अन्य क्षेत्रों के प्रति। फिर आता है, भारतीय साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पश्चिमीकरण की वजह से हमारा जो भारतीय साहित्य है वो प्रभावित हुआ है। पहले जो भारतीय साहित्य था उसमें हम प्राचीन समय की बात, राजा महाराजाओं की बात करते थे, लेकिन अब जो हमारा साहित्य है उसमें भिन्न भिन्न पूरे वैश्विक दृष्टिकोण को लेते हुए हम बात करते हैं और जो हमारी विभिन्न पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें हम अन्य देशों के साथ संबंधों की बात करते हैं और इस तरह से हमारा जो साहित्य है वो बदल गया है। और स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला और ललित कला आदि विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, जो आर्ट है, वो बदल गई है। वो सब अन्य देशों से प्रभावित नजर आने लगी है, जबकि पहले भारतीय जो कला थी वही महत्वपूर्ण थी। आज हम मंदिरों के निर्माण में, अपने घरों के निर्माण में या किसी भी संस्था का जो निर्माण करते हैं उसमें जो कला इस्तेमाल करते हैं, स्थापत्य कला बदलती जा रही है, संगीत कला बदलती जा रही है और विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होंगे उनके आधार पर हमारी नृत्य कला, चित्रकला, ललित कला सब में परिवर्तन आ रहा है। और साथ ही अभिजात वर्ग का उदय हुआ है। जो पश्चिमीकरण है उसकी वजह से एक नया वर्ग जन्म ले चुका है, जिसे हम कहते हैं अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग। इसका अब जन्म हो गया है। इसको कहते हैं धनी वर्ग, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उसे कहते हैं अभिजात वर्ग। अब अभिजात वर्ग का जन्म हुआ है। ये पश्चिमीकरण के महत्वपूर्ण प्रभाव रहे हैं। इस प्रकार से आज का जो हमारा अध्याय है वो यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है सबसे पहले औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के बाद में हमने पढ़ा है नगरीकरण और नगरीकरण के बाद हमने पढ़ा संस्कृतिकरण और संस्कृतिकरण के बाद में जो चौथा बिंदु हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने पश्चिमीकरण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो चारों तत्व है, चारों फैक्टर्स हैं, इन सब ने क्या किया है, हमारे भारतीय समाज को प्रभावित किया है। आशा करती हूँ आज की जो कक्षा है वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस कक्षा को आप बार बार रिपीट करके सुनिए, देखिए, नोट्स बनाइए और मुझे उम्मीद है कि इस कक्षा से आपको ज़रूर लाभ होगा और आगे की कक्षा इसी तरह से निरंतर देखते रहिए। तब तक के लिए हम अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू।